बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू का छठा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है नामदेव माली। और सबक को शुरू करने से पहले हम सबक जिसने लिखा है उसके मुसन्निफ यानी कि मौलवी अब्दुल हक के बारे में पढ़ेंगे। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए और 1961 में उनकी वफ़ात हुई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मौलवी अब्दुल हक के बारे में। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी इंडिया के गांव हापोड़ में पैदा हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, 1947 से पहले पैदा हुए थे, तो पूरे इसको बरसगीर कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। तो ये उन्हीं इलाकों में पैदा हुए, इसलिए यहाँ पे इंडिया लिखा जाता है। हालांकि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान अलहदा नहीं हुए थे। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज की तालीम अलीगढ़ में हुई, जहाँ कौन मिले उनको? सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नोमानी, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड और नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे साहिबान इल्म व फजल से इस्तिफादे का मौका मिला। यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मौलवी अब्दुल हक को अलीगढ़ कॉलेज में किन साहिबान से इल्म व फजल का इस्तिफादा करने का मौका मिला। मुलाजमत का आगाज हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद ये कराची वाला नहीं बल्कि हैदराबाद दक्कन इंडिया का इलाका है, में एक स्कूल से किया, यानी कि पढ़ाई किससे आगाज किया। बादजा सदर मोहतमम तालीमात आला अफसर तालीमात के तैनात हुए होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। मुंतकिल होना मानी शिफ्ट हो जाना। मगर कुछ ही अरसा बाद ये मुलाजमत तर्क कर दी। तर्क करना मतलब छोड़ देना। और उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल बन गए। स्कूल की जो नौकरी थी वो छोड़ के, स्कूल के अफसर थे वो छोड़ के आप कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, जिसका नाम था उस्मानिया कॉलेज। और 1930 में इस ओहदे से सबकदोश हो गए, यानी कि ये ओहदा भी 1930 में छोड़ दिया। मौलवी अब्दुल हक 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। अंजुमन तरक्की उर्दू 1912 क्या मुंतखब हुए? सेक्रेटरी। तो उन्होंने इस अंजुमन को एक फ़ाल इल्मी इदारा बना दिया, यानी कि उसको फंक्शनल कर दिया। वो 1935 तक हैदराबाद दक्कन में और 1936 से लेकर 1947 तक दिल्ली में इसी हैसियत पर फायज रहे, यानी कि सेक्रेटरी रहे। क़याम पाकिस्तान यानी कि 1947 के बाद 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कराची ले आए। पहले इंडिया में था, बाद में खुद भी कराची आए, तो ये दफ्तर भी अपने साथ ले आए। मौलवी अब्दुल हक की तमाम तर ज़िंदगी खिदमत व ईसार, अज़्म इस्तक़लाल की दास्तान है। उन्होंने अपनी उम्र उर्दू ज़ुबान की खिदमत में और उसकी तरक्की व बका के लिए तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ने में बसर की। कहा करते थे, क्या कहा करते थे? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के बारे में क्या कहा। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना और पढ़ना लिखना, दोस्ती, ताल्लुक, रुपया पैसा, सब कुछ उर्दू के लिए मुख्तस है। ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका पेपर में भी आ सकता है कि मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के बारे में क्या फरमाया। ये अक्सर पेपर में आता है। इसीलिए उन्होंने उर्दू के एहतमाम में कराची में उर्दू आर्ट्स कॉलेज, अब ये उर्दू के खिदमात के लिए उन्होंने क्या काम किया, तो ये है, ये भी आपका एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कराची में उर्दू आर्ट्स कॉलेज बनाया, उर्दू साइंस कॉलेज बनाया, उर्दू कॉमर्स कॉलेज बनाया और उर्दू कॉलेज और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम को अमली जामा पे पहनाया, यानी कि अमली सूरत में इसको करके दिखाया। सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं की बल्कि इन तमाम कॉलेज की बुनियाद रखी। और उर्दू के दो रिसाले निकाले। पहले रिसाले का नाम था उर्दू और दूसरे का नाम था कौमी ज़ुबान, जारी किए, जो आज भी उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत कर रहे हैं। ये तमाम काम जो है उर्दू के लिए आपने किए। मौलवी अब्दुल हक की अनगिनत तसानीफ है, अनगिनत जिनकी गिनती ना की जा सके, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद हो जिसकी। तसानीफ मानी किताबें। उनकी तहरीर में बेसाख्तगी और सुथरापन है। ये आपकी मारूफी आ सकती है कि किसकी तहरीर में बेसाख्तगी और सुथरापन है।
اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے ہندی کے کومل لفظوں، کومل معنی ملائم، نرم لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان کی تحریر بول چال کی زبان نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریر میں آنا چاہیے تھا، یہاں پہ غلطی ہے میرے خیال میں مصنف کی۔ اور ان کی تحریر بول چال کی زبان نظر آتی ہے، ان کی تحریر میں آنا چاہیے یہاں پہ، ان کی تحریر میں بول چال کی زبان نظر آتی ہے۔ چند ہم عصر ان کی ایک ایسی تصنیف ہے، ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے 24 ہم عصروں کے خاکے لکھے ہیں۔ یہ انتہائی اہم آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ چند ہم عصر تصنیف میں کتنے ہم عصروں کے خاکے لکھے گئے ہیں؟ کیا لکھے گئے ہیں؟ خاکے، مضامین نہیں، اس بات کا بھی خیال کریں، 3 مروزے بن سکتی ہیں۔ 24 شامل کتاب خاکہ نام دیو مالی اسی کتاب سے مستعار ہے، اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ خاکہ سے مراد ایک شخص کی پرسنالٹی بیان کرنا، اور جیسا کہ خاکے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے مالی کا خاکہ ہے۔ نامدیو مالی بتایا گیا ہے، نامدیو اس کا نام تھا اور وہ کیا کام کرتا تھا؟ مالی تھا، جس کا اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ کیا تھا؟ اس کے پودے تھے۔ اس طرح یہ ہمارا مصنف کا تعارف کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب ہم آسان لفظوں میں نامدیو مالی کا خلاصہ حل کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے نامدیو مالی، مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ جس جگہ پہ یہ میں بلیک نشان لگاتا جاؤں سمجھ جائیں وہ آپ کی اہم معروضی ہے۔ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے ایک باغ میں مالی کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ مالی کا فریضہ ایک باغ میں، اورنگ آباد، مقبرہ رابعہ دورانی۔ اس کی ذات ڈیڑھ تھی، یہ شارکشن میں بھی آ سکتا ہے اور معروضی میں بھی، جو نیچ قوم خیال کی جاتی تھی، گھٹیا قوم کے خیال کی جاتی تھی۔ لیکن یہ بات غلط تھی، کیونکہ سچائی، حسن، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ مقبرے کے باغ کی نگرانی مصنف کے ذمہ تھی، یعنی کہ مولوی عبدالحق کے ذمہ تھی۔ وہ باغ کے احاطے میں واقع مکان میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر والے کمرے میں کام کرتا تھا، جب تھک جاتا تو کھڑکی کھول کر باغ کو دیکھنے لگتا۔ میں جب بھی دیکھتا نامدیو مالک کو اپنے کام میں مصروف پاتا، اسے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ وہ تمام پودوں کی دیکھ بھال کرتا، اس کی تراش خراش کرتا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر ان کی خوبصورتی کا جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا۔ اس کی کام کی لگن دیکھ کر اس کی ذات سے مجھے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ ہر پودے کو اولاد کی طرح سنبھالتا۔ ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پودے کو بیماری لگ جاتی تو اس کو فکر لاحق ہو جاتی۔ پودوں کے لیے بازار سے دوا لاتا، ان کا علاج کرتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے علاج کے سلسلہ میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ باغ میں جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا، دوسرے گاؤں کے لوگ اسے بلا کر لے جاتے تھے۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی خوب صاف رکھتا تھا۔ اس نے پورے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کا داروغہ عبدالرحیم خان فینسی مالیوں کا نگران تھا۔ تمام مالیوں کا نگران عبدالرحیم خان فینسی تھے۔ وہ نگرانی کے معاملے میں کافی سخت تھا، لیکن نامدیو مالی کام کا دھنی تھا۔ اسے کبھی بھی اس کی طرف کچھ شکایت نہ ہوئی تھی۔ وہ ستائش کی پرواہ اور صلے کی تمنا کے بغیر کام کرتا تھا۔ یہ آپ کا شارکشن بھی بن سکتا ہے۔ ایک سال بہت کم بارش ہوئی، باغ میں پودے سوکھنے لگے، پودوں کے پتے مرجھانے لگے، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ گھڑوں میں پانی بھر بھر لاتا تھا اور اپنے پودوں کو سینچتا تھا، یعنی کہ پانی دیتا تھا۔ میں اس کی محنت دیکھ کر انعام دینا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھلا کوئی اپنے بچوں کو پالنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سر سید سراج الحسن، یہ اہم ہے، اور اعلیٰ حضرت حضور نظام کو یہ بھی اہم ہے، جو کہ
सिराज हुसैन कौन थे? नाज़िम तालीमात के ज़िम्मे लगाया था। वहाँ और भी 20 माली काम करते थे, वो मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाए गए थे। डॉक्टर साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बाग को हकीकत में शाही बाग बनाएं। यहाँ भी नामदेव माली का वही अंदाज था, काम से सच्चा लगाओ, और उसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसी का काम महाकाश था। एक दिन मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग गए और छुप गए, मगर नामदेव माली अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे खबर तक न हुई कि मौत उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों ने नामदेव माली पर हमला कर दिया, इतना काटा कि बेदम हो गया, आखिर इसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसरुल मिजाज था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, काम से इश्क था। आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हुआ। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहता। वो सबको अच्छा समझता और सबसे प्यार करता। उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जब कभी मुझे नामदेव माली का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। यही काम नामदेव माली ने किया था। उसके पास जो सलाहियत थी, उसने कमाल दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश में जान की बाजी लगा दी। इसके बाद हम सबक की मश्क हल करेंगे। मुसन्निफ के तारुफ और सबक के खुलासे के बाद अब हम इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ये भी याद रखें कि मश्क के अंदर जो चीज़ होती है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और इसमें से पेपर का बहुत सारा हिस्सा शामिल होता है, तो इसको तवज्जो से सुन लें। पहला सवाल है, सबक नामदेव माली के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला सवाल, नामदेव माली पौधों और पेड़ों को समझता था। अलिफ अपना दोस्त, बे अपना दुश्मन, जीम अपना सजन, दाल अपनी औलाद। तो वो अपनी औलाद समझता था, ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, नामदेव माली के लगाए हुए पौधे हमेशा अलिफ तल्फ हुए यानी कि ख़त्म हो गए, नंबर 2 बे परवान चढ़े, जीम सूख कर रह गए, दाल वैसे के वैसे रहे। इसका जवाब आएगा परवान चढ़े, क्योंकि वो दिल के साथ उनकी खिदमत करता था। तीसरा सवाल, नामदेव बच्चों का इलाज करता था किस चीज़ के साथ? अलिफ तावीज़ गंढों के साथ, बे टोने टोटकों के साथ, जीम जड़ी बूटियों से, दाल दवा दारू से। क्योंकि वो पौधों के साथ रहता था तो इस तरह उसको जड़ी बूटियों की भी काफ़ी वाकफियत हो गई थी, इसलिए वो उनका इलाज जड़ी बूटियों से करता था। चौथा सवाल, नामदेव की मौत वाक़ई हुई। अलिफ दिल के आर्जे से, बे टांग टूटने से, जीम दरख्त पर से गिरने से, दाल शहद की मक्खियों की यूरिश से। शहद की मक्खियों की यूरिश यानी कि हमले से हुई थी उसकी मौत, वो अपने काम में मगन था। पांचवा सवाल, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है। इस्तेदाद, बे खूबी, जीम सलाहियत, दाल बड़ाई। हर किसी में कुदरत ने सलाहियत रखी है और वो अपनी सलाहियत के मुताबिक काम सर अंजाम देता है। इस तरह हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरा सवाल, सबक नामदेव माली के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। मतन से मुराद जो सबक में तहरीर लिखी हुई है उसको देख कर ही हमने जवाब देने हैं। पहला सवाल, नामदेव माली का ताल्लुक किस ज़ात से था? ज़ात क्या थी उसकी? जवाब, नामदेव माली का ताल्लुक 1.5 ज़ात से था जो कि नीच ख्याल की जाती थी। बे नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? जवाब, नामदेव माली को अपने पौधों से बेहद लगाव था, वो उन्हें अपनी औलाद समझता था। जीम तीसरा सवाल, नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वो उसके लिए क्या क्या जतन करता था, क्या कोशिश करता था उसको बचाने के लिए? जवाब, नामदेव माली का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वो उसके लिए परेशान हो जाता, उसके लिए दवाएं मंगाता और दिन रात उसकी सेवा करता। नामदेव की मौत कैसे वाक़ई हुई? हमने इसको एमसीक्यूज में भी पढ़ा है। इसका जवाब है, नामदेव की मौत
शहद की मक्खियों की यूरस से हुई। नेकी और बड़ाई का मेयार क्या है? जवाब, नेकी और बड़ाई का मेयार ये है कि अल्लाह ताला ने जो इस्तेदाद दी है उसे दर्जे कमाल तक पहुंचाया जाए और उससे खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अब तीसरा सवाल है, पेपर में खाली जगह तो नहीं आती लेकिन खाली जगह से MCQs बनाया जा सकता है। सबक नाम दे मालिक के मतन के पेश नज़र खाली जगहें पुर करें। पहला है, काम उसी वक्त काम होता है जब उसमें लज़्ज़त आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं, क्या होता है? बेकार है। दूसरा है, उसके लगाए हुए पौधे हमेशा डैश चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाय ना हुआ। क्या चढ़े? परवान चढ़े। तीसरा है, बागों में रहते रहते उसे डैश की भी शनाख्त हो गई थी, जड़ी बूटियों की, जिसके साथ वो छोटे बच्चों के का इलाज करता था। चौथा है, अपने डैश को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, बच्चों को पालने के लिए। पांचवा है, एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरश हुई, यानी कि हमला हुआ। पांचवा सवाल है, दर झेल अस्मा में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करें। ये भी आपके पेपर में आते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस, मकबरा मुज़क्कर है, कौम मुअन्नस है, खिड़की मुअन्नस है, बात मेरी बात, जुमला बना के देख लिया करें, इस तरह आपको आसानी होगी। मेरी बात मुअन्नस है, मेरा पेड़ मुज़क्कर है, मेरी महारत मुअन्नस है, मेरा बाग मुज़क्कर है, मकान मेरा मकान मुज़क्कर है, मेरा पानी सोग जो है मनाया जाता है तो ये भी मुज़क्कर है, जड़ी बूटियाँ होती हैं तो ये मुअन्नस है, मेरा इलाज मुज़क्कर है, मेरा माली मुज़क्कर है, मेरी मेज़ मुअन्नस है, मेरा पौधा मुज़क्कर है, मेरा जतन मुज़क्कर है, मेरी शनाख्त मुअन्नस है, बारिश हो रही है मुअन्नस है। आगे सवाल नंबर 6 है जो कि इक़्तिबास की तशरीह है। ये पेपर में 5 नंबर का होता है। सबसे पहले आपको ये आपका पहला सबक अखलाक हसना में इसका सारा तरीका समझाया हुआ है। यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है ताकि आप इन दोनों पैराग्राफ की तशरीह करें। इस तरह हमारा ये सबक इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के मज़ीद आसान और मुफीद लेक्चर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करते रहें। शुक्रिया।